नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में हम लोग बचपन से सुनते हैं। मैं भी जानता हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग उनका नाम सुने होंगे। उनका नाम है मशहूर क्रांतिकारी भगत सिंह। लेकिन एक तो ये बात होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में नॉर्मल सुनते हैं या उनके जन्मदिन को मनाते हैं या उनका जो जिस दिन उनको फांसी दिया गया था उसको मीन्स हम लोग याद करते हैं। लेकिन आज मैं आपको भगत सिंह के बारे में तो बताऊंगा ही, उनके जो जीवन में जो जो घटना घटी वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या होता है कि एक व्यक्ति उसका विचार क्या था, वो क्या चाहता था, उसके हिसाब से कि भारत देश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए था, ये सब चीज़ें बहुत कम लोग को पता होती है। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको कि वो सारी चीज़ बताने का। उसके अलावा जो उनके जीवन का आखिरी दिन है 23 मार्च 1931, उस दिन बहुत सारा घटना घटता है। ये चीज़ बहुत कम लोग को पता है, वो मैं आज कोशिश करूंगा आपको कुछ वो उस दिन क्या क्या हुआ था वो सब चीज़ बताने का। तो आइए शुरू करते हैं भगत सिंह के बारे में। अगर मैं भगत सिंह के बारे में बताऊं तो उनका जन्म 1907 में हुआ है। गांव का नाम बंगा है और जो ज़िला है वो ज़िला फैसलाबाद है आज के समय में। उस ज़माने में उसको लायलपुर बोलते थे, लायलपुर। ये आज के पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में है। तो वहाँ उनका जन्म है। उसके बाद वो डीएवी जाते हैं अपने स्कूलिंग के लिए। डीएवी के बाद लाहौर में ही नेशनल कॉलेज में वो जाते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज के ही दिनों में उनको इन सब चीज़ों के बारे में मीन्स थोड़ी जानकारी हुई कि उस टाइम देश में क्या चल रहा था, अंग्रेज़ों का शासन था। क्योंकि पंजाब में बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कि मीन्स क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े थे। बहुत सारे कांग्रेस के भी लीडर वहाँ पे थे जिसको मीन्स जिनको लोग सुने हैं। क्योंकि पंजाब एक हब था। उन दिनों दो ही तो हब हुआ करता था, पंजाब था, थोड़ा बहुत यूनाइटेड प्रोविंस था, उसके बाद बंगाल था। तो कहने का मतलब कि उनको उसके बारे में आइडिया लगा। वहीं पे सब ड्रामा करते थे, प्ले करते थे, थिएटर करते थे, जिसके थ्रू वो लोग अपना मैसेज कन्वे करते थे कि भारत में भी रिवॉल्यूशन कैसे लाना है, किस तरीके से देश में अंग्रेज लोग शोषण कर रहा है, यहाँ के रिसोर्स को कैसे सब कुछ ले जाके बाहर में मीन्स इंग्लैंड ले जा रहा है, यहाँ के मैन पावर के साथ कैसे बुरी तरीके से शोषण हो रहा है, महिलाओं का क्या बुरा हाल है। मतलब ये तमाम मुद्दे थे। वहीं पे भगत सिंह जो है वो यंग इंडियन काउंसिल भी फाउंड करते हैं जिसमें उनके साथ सुखदेव भी होते हैं। अब है बात मतलब तभी इनका चलते रहता है थोड़ा बहुत जीवन में इस तरीके का घटना। इन लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा जो मोटिवेशन है वो है एचआर है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके मेंबर थे आप लोग सब लोग उनको जानते होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, ये सब उसके मेंबर थे। एचआरए जो है टोटल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके जो मेंबर लोग हैं ये काकोरी ट्रेन लूटने का काम करते हैं, जो कि काकोरी एक गांव है उसके पास। और वहीं पे उसके बाद जो है उनके सब धर पकड़ के किसी को जेल भेज दिया जाता है, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और वहाँ से वो मूवमेंट थोड़ा धीरे पड़ जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब से भगत सिंह, सुखदेव, बाकी कानपुर से भी कुछ लोग, ये सब जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आते हैं। छुप के ये लोग मीटिंग करते हैं, वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद भी होते हैं और उसको नाम बदल के लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं, HSRA। और ये लोग कहते हैं कि जो समाजवाद है, सोशलिज्म, वही हमारा मेन प्रिंसिपल होगा। तो उस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का माने फाउंडेशन होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आइए मैं आपको कुछ उनके माने थिंकिंग के बारे में बता दूं कि वे क्या सोचते थे या उनके विचार क्या थे। सबसे पहले तो वो लोग कार्ल मार्क्स के विचारों को बहुत पसंद करते थे। दूसरा कि लेनिन के भी विचारों से बहुत प्रभावित थे। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, अगर आप टोटल इसका आइडियोलॉजी को समझें तो इसका पहला है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करे। दूसरी बात, इन लोगों का कहना था कि ये जो रेलवे है वो नेशनलाइज होना चाहिए, जहाज बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं वो नेशनलाइज होनी चाहिए, स्टील बनाने वाली जितनी कंपनियां वो नेशनलाइज होना चाहिए। फिर तीसरा इनका कहना था कि भले ही अंग्रेज चला जाए तभी हमारे देश में वो सिस्टम होना चाहिए कि ये जो बड़ा से बड़ा जमींदार है ये लोगों का शोषण ना करे। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, चूँकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, ज़मीन भी नहीं होता है, उसी का कई लोग जमींदार उसका नाजायज फायदा भी उठाते। तो इनका कहना था कि ये जो क्लास स्ट्रगल है, ये क्लास स्ट्रगल बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कैपिटलिज्म के विरुद्ध थे, माने पूंजीवाद के खिलाफ थे। तो और एक इन लोग का एक और फंडा मीन्स जो फाउंडिंग प्रिंसिपल वो था कि एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, माने जो भी वयस्क है उस सबके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए।
भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं, वो एक हाईली सेकुलर व्यक्ति थे और मतलब उन्होंने क्लियर कट कहा था कि हम लोग में से कोई भी व्यक्ति जो है कोई कम्युनल बॉडी के साथ जो है मतलब नहीं जाएगा। उनके लिए आप देखिएगा उनके ग्रुप में हिंदू है, मुसलमान है, सिख तो वो खुद है, दहरिये हैं, तो वो एक हाईली मतलब सेकुलर व्यक्ति थे। तो ये है उनका टोटल आइडियोलॉजी जो कि मैंने आपको बताया। अब आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है, उसके बाद क्या होता है कि साइमन कमीशन भारत आने वाला होता है, उसी के विरोध में जो है लाहौर में डेमोन्स्ट्रेशन होता है जहाँ पे लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, उसमें वो घायल हो जाते हैं। भगत सिंह लाला लाजपत राय के आखिरी के दिनों के जो उनकी राजनीति है उससे सहमत नहीं थे, लेकिन चूंकि उनका वो बुरा स्थिति देखकर इन लोग फिर बदला लेने का सोचते हैं और फिर जो उस टाइम का जो लाहौर का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है स्कॉट, उसको मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इन्हीं के एक अपने क्रांतिकारी साथी जय गोपाल का मतलब गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से स्कॉट को गोली नहीं मार के ये लोग सॉन्डर्स 21 साल का लड़का जो वहाँ का एएसपी था, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको गोली मार देते हैं। लेकिन उस मामले में भगत सिंह पकड़े नहीं जाते हैं। कुछ महीने जब और बीतती है तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो अंग्रेज सरकार है, जो किसी का कुछ सुनता नहीं है, अपने ताकत के दम पे, बंदूक के दम पे जो मन चाहता है किए जा रहा है, उसको अगर आवाज़ सुनाना है, प्लस पूरे भारतवर्ष को ये बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है, इसके नौजवान क्या चाहते हैं और अधिक से अधिक लड़के इससे जुड़े, तो इस बात को जनता के बीच लाना होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये लोग कोर्ट जाएं, कोर्ट में बात को उठाएं, वहाँ से मीडिया का अटेंशन मिले और फिर बहुत सारे नौजवान इससे जुड़े और इन लोग का भाव समझे कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। उसी के तहत ये लोग सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं साल 1928 में। साल 1929 में 1929 अप्रैल महीने में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, लेकिन वो अपने साथ वो बंदूक ले जाते हैं। ये जो बम था वो बिल्कुल हार्मलेस बम था, ये किसी को जान से मारने के लिए मतलब बनाया ही नहीं गया था। उस टाइम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को जो अध्यक्ष थे वो थे विठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई। तो फिर ये अरेस्ट हो जाते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इस मामले में केस चलता है, लेकिन मामले में टर्न तब ले लेता है जब उस बंदूक से पता चलता है कि सॉन्डर्स को मारने के लिए उसी बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। फिर इन पर मुकदमा चलता है और फाइनली इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो ये है टोटल जो इनके जीवन का महत्वपूर्ण इंसिडेंट है। अगर आप भगत सिंह को जाने तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उसी लाहौर सेंट्रल जेल में जो है एक पंजाब कांग्रेस के नेता हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता ने एक बार इनसे पूछा कि आपने कोर्ट में जो है अपने जान बचाने की अपील क्यों नहीं दी। तो उस पर भगत सिंह बोलते हैं कि क्रांतिकारियों को मरना ही पड़ता है, उनके मरने से ही आंदोलन मजबूत होता है। तो अगर आप भगत सिंह के स्वभाव को देखें तो वो इस तरीके से नहीं थे। उनके पिता ने उनके खिलाफ जो है सज़ा को माफ़ करने के लिए याचिका डाली थी, जिस पे भगत सिंह बहुत नाराज़ हो गए थे। तो जब भी गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है, गांधी को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो भगत सिंह को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात है कि महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा फोकस करना था भगत सिंह को बचाने का, लेकिन नहीं किए। लेकिन ये भी बात सही है कि भगत सिंह के जो खिलाफ है बहुत सारे सरकारी गवाह उनके अपने ही दोस्त बन गए, अपने ही साथी बन गए, क्रांतिकारी साथी। और जो जय गोपाल जिन्होंने इनको बताया था कि कौन सॉन्डर्स है, वो भी तो खुद सरकारी गवाह बन गया। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता कि कितने क्रांतिकारी साथी सरकारी गवाह बन गए। हर बार गांधी पे बात उछाला जाता है क्योंकि इससे लोगों को राजनीतिक बेनिफिट मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 23 मार्च 1931 का बात बताता हूँ, जिस दिन भगत सिंह को फांसी पड़ने वाला है। एक्चुअल में फांसी 24 मार्च को पड़ने वाला था सुबह 6 बजे, लेकिन 23 मार्च को ही फांसी दे दिया था। उस दिन शाम को भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता भगत सिंह से मिलने आए थे। जैसे ही भगत सिंह ने प्राणनाथ मेहता को देखा तो भगत सिंह मुस्कुराते हुए उनसे मिले और पूछे कि आप मेरे लिए लेनिन का किताब लाए हैं कि नहीं, रिवॉल्यूशनरी लेनिन। प्राणनाथ मेहता उनको वो किताब दिए और भगत सिंह उनके सामने ही वो किताब खोल के पढ़ने लगे। इस पर प्राणनाथ मेहता ने उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह बिना किताब से सर उठाए बोले केवल 2 शब्द, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। और उसके बाद प्राणनाथ मेहता को उन्होंने कहा कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों ने मेरे केस में काफ़ी दिलचस्पी ली। फिर प्राणनाथ मेहता वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में इनके जो जेल के वार्डन हैं चरत सिंह,
वो आते हैं और वो कहते हैं सब लोगों को कि सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाइए। किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है इस टाइम। कुछ देर में जो इनका जेल का नाई है बरकत, वो सब जगह फुसफुसा के कहने लगता है कि आज ही रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। जब भगत सिंह को जो उनके जेल के वार्डन कहते हैं कि अब आपको जो है 7 बजे फांसी दे दी जाएगी, इस पर भगत सिंह कहते हैं कि क्या आप हमको इस किताब का एक भी चैप्टर ख़त्म नहीं करने देंगे क्या। वो राजगुरु से मिलते हैं और फिर ये सुखदेव से मिलते हैं। तो सुखदेव जो है जो अपने वकील हैं सुखदेव प्राणनाथ मेहता, उनको कहते हैं कि आप जो है वार्डन से वो कैरम बोर्ड ले लीजिएगा, जो कैरम बोर्ड आप कुछ दिन पहले हमको दिए थे। तो यहाँ से फिर उनके वकील वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम 7 बजे करीब, शाम 6 बजे करीब इन लोग को अपने कोठरी से निकाला जाता है। भगत सिंह का कोठरी नंबर 14 था। वहाँ से फिर इन लोग का वजन नापा जाता है। वजन नाप के जो है फिर इन लोग को काला कपड़ा पहनाया जाता है। जब ये लोग कोठरी से निकलते हैं तो फिर सब लोग वो आज़ादी का गीत गाने लगते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में। जोर जोर से ये गीत गाते गाते ये लोग फांसी के तख्ते पे जाते हैं। वहाँ से जो वो मसीह जल्लाद था, वो मसीह जल्लाद पूछता है कि तुम में से सबसे पहले फांसी कौन चढ़ेगा। तो सबसे पहले सुखदेव हाथ उठाकर कहते हैं कि मैं चढ़ूँगा। भगत सिंह फांसी के तख्ते पे अपनी माँ को दिया हुआ एक वादा पूरा करना चाहते थे कि वो उसी तख्त से ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। और ऐसा कहते हैं कि लोग इनकलाब जिंदाबाद का इतना जोर जोर से नारा लगाने लगा, इन लोगों का नारा सुन के जेल के बाकी दूसरे जो कैदी थे वो लोग नारा लगाने लगे और वो आवाज़ जोर जोर तक बाहर आने लगा। आश्चर्यजनक बात यह है कि लाहौर के जो उस समय के कांग्रेस सचिव थे, उनका भी घर उसके पास ही था। पेंडीदास सोंढे उनका नाम है। उनके घर तक भी वो आवाज़ जा रहा था इन क्रांतिकारियों के में जो इनकलाब जिंदाबाद लगाने का नारा। उसके बाद एक एक करके इन लोग का फांसी दे दिया गया। फांसी जब हो गई तो इनके जो वार्डन हैं चरत सिंह, वो जाके फूट फूट के रोए। उन्होंने अपने ज़िंदगी में सैकड़ों लोगों को मरते देखा था, लेकिन वो इस बात से आश्चर्य हैरान थे कि पहली बार मैंने किसी ने मौत को इतनी वीरता से गले लगाया। भगत सिंह, राजगुरु, ये सुखदेव, इन लोगों ने मौत के डर को ही जीत लिया था। इतनी वीरता से इन लोगों ने गला लगाया। उसके बाद वो उनको बहुत मानते भी थे भगत सिंह को, और लाहौर के ही जो द्वारकादास लाइब्रेरी है वहीं से अक्सर किताब ला के उनको दे दिया करते थे। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन लोग को पहले इन लोग का था कि इन लोग के डेड बॉडी को वहीं जला दिया जाएगा, लेकिन फिर इन लोगों को देखा कि जो बाहर जो भीड़ खड़ी है, जब वो आग का लपट देख लेगी तो कहीं जेल पे ही हमला न कर दे। इसलिए फिर हुआ कि नहीं, इन लोग के डेड बॉडी को रावी के तट पे जलाया जाए, और फिर वहाँ से जेल के दीवार को तोड़ा जाता है। फिर वहीं से इन लोग के डेड बॉडी को निकाल के ट्रक पे रखा जाता है और फिर रावी के तट पे ले जाया जाता है। बहुत ही अपमानजनक तरीके से इन लोग के सबको ट्रक पे रखा जाता है। जब रावी के किनारे जब ये लोग पहुँचे, फिर वहाँ देखे वहाँ पानी ही नहीं था, पानी बहुत कम था। फिर ये लोग सतलज के किनारे ब्रिटिश ऑफिसर लाते हैं, इन लोग को जलाते हैं। जैसे ही लाश आधा ही जला था, तभी वहाँ की भीड़ अचानक आने लगती है। बहुत सारे जनता गांव के आ जाते हैं। इन लोग को देखते अंग्रेज अधिकारी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उन्हीं गांव के लोगों ने इनके डेड बॉडी को संभाल के रखा। कल होके लाहौर में बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला गया इन लोग के सम्मान में, और इनके माता पिता जब डेड बॉडी को लेकर जब आए तो उस भीड़ में जितने भी पुरुष थे और महिलाएं थे, सब लोग फूट फूट कर रोने लगे कि आप देखिए इन लोग को डेड बॉडी भी ठीक से नहीं जलाया गया। और इस तरीके से जो है फिर इनके माँ बाप को ये सब टोटल लाश को सौंप दिया गया, और फिर जो अंतिम जो क्रियाक्रम है वो सब हुआ। कहने का मतलब है कि भारत का एक क्रांतिकारी इस तरीके से शहीद हुआ। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि उसके 16 साल बाद, साल 1947 में जब भारत आज़ाद होगा, तो उसके आज़ादी में भी भगत सिंह एक कारण होंगे। तो मैं तमाम युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप भगत सिंह को अगर पढ़ते हैं तो उनको बहुत डिटेल से पढ़िए। वो बार बार कहा करते थे कि अगर आपको किसी भी ओल्ड फेथ को चेंज करना है तो आपको उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, डिसबिलीव करना पड़ेगा। वे कहते थे कि जो लोगों को जो है धर्म एक बहुत पर्सनल बिलीफ है,
और हमको अंधविश्वास, धर्म के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। हमको एक एक चीज़ पे, जो ओल्ड आइटम, ओल्ड फेथ है, जो आप धर्म को मानते हैं, उसकी एक एक चीज़ को आपको उसको चैलेंज करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक महान शहीद को के बारे में मुझसे जो भी हो सका मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें।